जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं हिज़्बुल्लाह खान तरीन के अर्रहमान डेयरी फार्म पे। तो आज हमारी मुलाकात डॉक्टर सैयद वसीम शाह साहब के साथ है और इनसे पूछेंगे फार्म मैनेजमेंट के हवाले से और जदीद डेयरी फार्मिंग में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या जिन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है उन पर हम इनसे सवालात करेंगे। तो हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया। जी, मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग के लिए कौन से जानवर बेहतर हैं, गायें या भैंसें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि डेयरी फार्मिंग में जो आपने सवाल किया है कि डेयरी फार्मिंग के लिए गाय बेहतर हैं या भैंसें, हमारे जो इस वक्त मुल्क में वो ज़्यादातर अगर भैंसों की बात की जाए तो वो नीली रावी पाई जाती है। लेकिन नीली रावी मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से इतनी उसकी प्रोडक्शन नहीं है कि जिस हवाले से नीली रावी पे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की जा सके। तो मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है और माहिरीन भी ये कहते हैं कि जो नीली रावी जो भैंस है, इसमें मिल्क प्रोडक्शन की जो सलाहियत है वो कम है बनिस्बत गायों के। लेकिन अगर इस हवाले से देखा जाए कि भैंसों के जो दूध में मिल्क में जो फैट का लेवल है वो गायों की निस्बत से बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मानना ये है और मैं यही मशवरा दूंगा कि जो भैंसों की डेयरी फार्मिंग है उस पर मैं ज़्यादा इतना फोकस भी नहीं करता। और जो अगर बात की जाए तो गायों की डेयरी फार्मिंग पे, काउस की डेयरी फार्मिंग पे, तो उस हवाले से ना सिर्फ हमारे मुल्क में अच्छी ब्रीड मौजूद हैं लेकिन उनमें भी जो मिल्क प्रोडक्शन की जो सलाहियत है वो बहुत ही कम है। अगर साहिवाल ब्रीड के ऊपर बात की जाए तो वो बेशक हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट अपने आप को कर लेती है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से साहिवाल जो गाय है उसकी भी जो सलाहियत है वो बहुत कम है। तो इसके लिए अगर कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की तरफ जाया जाए तो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में आप लोगों को भी बखूबी इलम है, मिसाली साहब के कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की तरफ जब लोग आए तो उन्होंने बाहर से जानवर इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, डच है, अमेरिकन है। तो मेरा मानना ये है और माहिरीन भी यही कहते हैं कि अगर मिल्क प्रोडक्शन और बिजनेस के हवाले से कमर्शियल डेयरी फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जाए तो बेहतर है कि वो काउस की यानी कि गायों की डेयरी फार्मिंग से स्टार्ट किया जाए कमर्शियल डेयरी फार्मिंग को। और इस हवाले से आप लोगों को भी बखूबी इलम है कि जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है या डच या अमेरिकन जो ब्रीड है, अपना ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की निस्बत अमेरिकन जो ब्रीड है वो उसमें मिल्क प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की निस्बत भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हम फोकस इसीलिए डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में जब भी करते हैं तो वो गायों की डेयरी फार्मिंग पे करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डेयरी फार्मिंग का आगाज़ कितने जानवरों से करना चाहिए? मिसाली साहब, सवाल आपका बहुत अच्छा है। डेयरी फार्मिंग का जो आगाज़ है ना, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हमारे जो इस वक्त ज़्यादातर जो फार्मिंग की जाती है ना वो स्टार्ट में छोटे लेवल पे की जाती है। लोग फार्म तो बना लेते हैं लेकिन उसके फिर फ्लॉप होने के, नाकाम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात लोग फार्म स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन फार्म मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी मसाइल होते हैं। आपने कोई टेक्निकल बंदा नहीं रखा हुआ होता, इस वजह से काफ़ी फार्म्स के अंदर मसाइल होते हैं। तो इस हवाले से ना फार्म ज़्यादा देर चल नहीं पाता। तो मेरी कोशिश हमेशा से यही यही रही है कि जब कभी भी या किसी फार्मर को भी डेयरी फार्मिंग का मैंने मशवरा दिया है तो मेरा तो मानना और मेरा कहना ये है और माहिरीन भी इसी बात से एग्री करते हैं कि डेयरी फार्मिंग आपका जो बिज़नेस स्टार्ट होना चाहिए वो 50 जानवरों से कम स्टार्ट होना चाहिए, ताकि वो 50 जानवर अगर मिल्किंग के हवाले से भी आपने रखे हुए हैं तो वो आपके फार्म के अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके इजीली अफोर्ड हो सकें। तो इसके अलावा अगर डेयरी फार्मिंग पे मज़ीद फोकस किया जाए तो तकरीबन 1000 जो लीटर आपकी जो 24 आवर्स में मिल्क प्रोडक्शन है इतनी होनी चाहिए ताकि आपके फार्म के एक्सपेंस वो पूरे हो सकें। तो इसके अलावा मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर कोई छोटे लेवल पे डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो 50 जानवरों से डेयरी फार्मिंग का आगाज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, डेयरी फार्मिंग के लिए शेड का होना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो शेड कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, ये भी डेयरी फार्मिंग सेक्टर के हवाले से बड़ा अच्छा सवाल है।
कि डेयरी फार्मिंग के लिए जब भी हम डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस शुरू करने की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें शेड की तरफ जाना चाहिए। तो आज हम जिस डेयरी फार्मिंग के हवाले से जिस फार्म पे आए हुए हैं, अर्रहमान डेयरी फार्म पे, डॉक्टर हिजबुल्ला साहब का ये फार्म है। और आप लोगों को हमारे बैक व्यू में भी सारा फार्म नज़र आ रहा होगा कि मिसाल सब डेयरी फार्मिंग के लिए जो शेड बनाया जाता है वो 2 छतों पे या 3 छतों पे मुश्तमिल होना चाहिए। उसमें ऐसा होता है कि उसमें वेंटिलेशन का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जानवर जिसके अंदर इजीली इन्वायरमेंट के अंदर अपना सरवाइव कर सके, उसका फीडिंग का कोई मसला ना हो, उसको पानी पीने के लिए कोई मसला ना हो। जानवर को माहिरीन ये कहते हैं और मेरा भी मानना और मेरा भी कहना ये है कि जब आप डेयरी फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो आपको जानवरों को खुला रखना चाहिए। इसके अलावा कोई हवेली टाइप का सिस्टम नहीं होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। बैक व्यू में आपको पूरा का पूरा फार्म का डिज़ाइन नज़र आ रहा है। इसके लिए इसमें शावरिंग के लिए शावर लगाए गए हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए बड़े फैंस लगाए गए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो डेयरी फार्मिंग है वो जदीद तरीके दौर जिद्दत के हवाले से जो शेड इस दौर में बन रहे हैं उसके हवाले से आप शेड बनाएं, ताकि आपका डेयरी फार्म का इन्वायरमेंट, आपका जानवर इजीली उसके अंदर सरवाइव कर सके और आपका फार्म ना के नुकसान की तरफ जाए, बल्कि शेड का मेरा मानना ये है कि शेड आपके पास अगर बेहतरीन है जिसके अंदर वेंटिलेशन का अच्छा आप लोगों ने इंतज़ाम किया है, जानवर को रहने के लिए आपने अच्छा इंतज़ाम किया है, उसके लिए पानी के लिए अच्छा इंतज़ाम किया है, तो 75% जानवर की हेल्थ में, मिल्क प्रोडक्शन में, उसकी बॉडी के में और शेड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर शेड का 75% किरदार है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो इम्पोर्ट जानवर हैं वो हर बंदा बाहर से नहीं ला सकता क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान में ऐसी जगह है या पाकिस्तान से वो जानवर अवेल हो जाए? जो जानवर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो फार्म डिज़ाइन करते हैं डेयरी फार्मिंग के हवाले से, डेयरी बिज़नेस की तरफ जो लोग जाते हैं, बाजू का ऐसा रहता है कि नॉन टेक्निकल बंदे रखने की वजह से या मिसमैनेजमेंट के हवाले से जो लोग डेयरी फार्म बनाते हैं बाज़ औक़ात वो फ्लॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को वो फार्म बंद करने पे वो मजबूर हो जाते हैं। तो ये ब्रीड उस लेवल पे तो नहीं बाहर से जो इंपोर्ट की जाती है, वो इस लेवल पे तो यहाँ से नहीं मिल सकती। लेकिन अगर बहुत से फार्मरों के जो डेयरी फार्म फ्लॉप हो जाते हैं, ये नाकाम हो जाते हैं, तो मेरी मानना ये है कि अगर उनसे वो ब्रीड परचेज़ कर ली जाए तो वो इजीली अवेल हो सकती है। और बहुत से डेयरी फार्म्स जैसा कि जेके डेयरी फार्म्स हैं, वो ऐसा करते हैं कि अपनी जो उनकी हीफर्स होती हैं, वो जो उनके इंपोर्टेड एनिमल्स होते हैं उनकी जो आगे हीफर्स होती हैं, उनको वो प्रेग्नेंट करके उनको वो सेल आउट करते हैं। तो उस हवाले से भी वो बेहतर तौर पे जनाब ना इंपोर्ट किए जा ना करने की वजह से अगर आप यहाँ से अपना ये जानवर परचेज़ करना चाहें तो इजीली पाकिस्तान से ये ब्रीड आपको मिल सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जानवर ख़रीदने से पहले उनका कोई टेस्ट ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो कौन से टेस्ट होने चाहिए? जब भी आप डेयरी फार्म बनाते हैं तो उस पर आप जब जानवर परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो बेहतर है कि आप जब भी कोई जानवर परचेज़ करें तो उसके मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं वो लाजमी करवाएं। उनमें एक ब्रोसीला का टेस्ट है, वो करवाया जा सकता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप जानवर परचेज़ कर लेते हैं और उसका ब्रोसीला जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है। जब आपके हर्ड में आ जाता है, आपके फार्म में आ जाता है, अल्लाह ना करे कि वो पॉजिटिव निकल आए, तो आपके पूरे हर्ड को वो बीमारी लग सकती है। टिक फीवर का टेस्ट है वो भी लाजमी करवाएं, ताकि आपके फार्म में जो न्यू जानवर, जो न्यू कमर है, जो न्यू जानवर इंटर हो रहा है, उसमें किसी किस्म की बीमारी ना हो। जो तीसरा टेस्ट है वो CMT का, मस्टाइटस का। जब आप जानवर परचेज़ कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि उसका मस्टाइटस के हवाले से उसके दूध के टेस्ट लाजमी करें, ताकि किसी किस्म की भी वो बीमारी जो बाहर से आपके फार्म में आए नए जानवर के ज़रिए, वो उसके चांसेस कम से कम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जो जानवर ख़रीदे जाते हैं इनका टेस्ट कौन करता है और ये कहाँ से करवाए जाते हैं? जो जानवर आपने परचेज़ किया है डेयरी फार्म के लिए, उसको आपने डेयरी फार्म में इन करने से पहले जो मुख्तलिफ उसके टेस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रोसीला का टेस्ट है, वो आप अपने फार्म पे भी कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी भी वेट से उसका डेमो ले लें, या
उसको ऐसा करें कि जानवर का ब्लड लेके VRI जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ से एंटीजन मिल जाता है रोज़ बंगाल के नाम से, वो आप अपने फार्म पे लेके आएँ और जानवर का जो ब्लड लेके, ब्लड का जो सीरम लेके उससे उसका टेस्ट किया जा सकता है। तकरीबन 30 मिनट उसमें लगते हैं, उसका टेस्ट किया जा सकता है। टिक फीवर का टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने आपको मस्टाइटिस का जो बताया है कि उसमें CMP का टेस्ट किया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि अडर के हवाले से या मस्टाइटिस का कोई भी इशू नहीं आ रहा। इसके अलावा जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एनिमल्स के वेटनरी के हवाले से जो लैब्स बनाई गई हैं वहाँ से भी इजीली टेस्ट करवाए जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, शेड के अंदर एक जानवर रखने के लिए जगह, कितनी जगह का होना ज़रूरी है? कोई नाज़रीन को इस बारे में आगाह करें। जो अपना डेयरी फार्म का जो शेड बनाया जाता है वो तो पूरे जो एक मेजरमेंट है, जो माहिरीन एक शेड का जो तरीक़ाकार है उसके हवाले से उनको रखा जाता है। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे डेयरी फार्मिंग करने के लिए जा रहे हैं, छोटे लेवल पे आपने अपने जानवरों को रखा हुआ है, तो उसके हवाले से जो जानवरों के लिए जो एक जानवर के लिए जो जगह होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल साहब उसमें ऐसा जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं उनको तकरीबन 40 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं उनको 40 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, और जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं उनको डबल जगह चाहिए, उनको 80 स्क्वायर फीट पर एनिमल के हिसाब से उनको जगह चाहिए, जिसमें वो इजीली फीडिंग कर सके, इजीली उसमें वो रेस्ट कर सके। जब उसने खड़ा होना हो तो वो इजीली बगैर किसी दिक्कत के या किसी भी रुकावट के वो इजीली मूव कर सके उस जगह के अंदर। और जो ब्रीडर होता है फार्म पे, किसी डेयरी फार्म पे, ऐसे तो आज के दौर में इंसेमिनेशन की जाती है फार्म पे, बल्कि अब तो जो ब्रीडिंग के हवाले से डेयरी फार्म्स हैं वो माशाल्लाह बहुत तरक्की कर चुके हैं, और हमारा जो ब्रीडिंग का डिपार्टमेंट है वो भी बहुत तरक्की कर चुका है। सेक्स सीमन की तरफ हम आ चुके हैं। लेकिन बहुत से फार्म्स पे जो जानवर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं या रिपीटर होते हैं उनके लिए ब्रीडर रखा जाता है फार्म पे। तो अगर ब्रीडर की बात की जाए कि उसको फार्म पे कितनी जगह की ज़रूरत है, तो वो ब्रीडर को 120 स्क्वायर फीट जगह चाहिए उसको फार्म पे एडजस्ट होने के लिए पर ब्रीडर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, किसी डेयरी फार्मिंग के लिए रिकॉर्ड कीपिंग और मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है या नहीं? अगर ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है? मिसाली साहब, आज के डेयरी फार्म के सेक्टर में जितना रिकॉर्ड कीपिंग और मैनेजमेंट को, दो चीज़ों को मेजर समझा जाता है, शायद कि किसी चीज़ को मेजर समझा जाता हो। और आज मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि जब आप डेयरी फार्म बना लेते हैं उसमें रिकॉर्ड कीपिंग आपका यूँ समझे रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। रिकॉर्ड कीपिंग में आपने मिसाल के तौर पे आपके पास आपके फार्म में ऐसा जानवर है जो कि लास्ट ईयर बीमार हुआ है और वो इस साल भी बीमार है। अगर आपके पास रिकॉर्ड उस जानवर का मौजूद है, रिकॉर्ड कीपिंग आपने अपने फार्म की 100% कंप्लीट की हुई है, तो इससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो सकता है कि लास्ट ईयर मेरे जानवर को क्या मसला था, उसको मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट की, और इस दफ़ा उस मेरे जानवर अगर बीमार हुआ है तो उसको आया कि वो जो डिज़ीज़ है वो मैच कर रही है या उससे अदर डिज़ीज़ उसको हुई है। तो इस हवाले से आपको जानवर का रिकॉर्ड, उसमें आपकी पार्चुरेशन का रिकॉर्ड रख सकते हैं आप, ताकि आपको ये पता चल सके कि मेरा जानवर कब मैंने उसको इंसेमिनेट करवाया, उसकी पार्चुरेशन की डेट कौन सी होगी, अगर वो पार्चुरेट के लिए लेट हो रहा है तो उसका क्या मसला हो सकता है, ताकि आप इस मसले को हल कर सकें। उसमें आपका जो नर्सरी का जो बर्थ रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मेरे किस जानवर के हवाले से कौन सा जो काफ है वो कब उसकी जो बर्थ है वो कब से कब है। इस हवाले से बड़ा मिल्किंग रिकॉर्ड आपके पास बहुत ज़रूरी है, आपके एनिमल्स का रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है, आपका जो एक्सपेंस कर रहे हैं फार्म पे उसका रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट के हवाले से तो मैं बात करूँ, मैनेजमेंट के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि अगर किसी भी फार्म पे नॉन टेक्निकल बंदा हो, आपका मिसमैनेजमेंट हो फार्म में, तो यूँ समझें कि आपका फार्म नाकामी की तरफ जा रहा है, नुकसान की तरफ जा रहा है। तो रिकॉर्ड कीपिंग और मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें अगर किसी भी डेयरी फार्म पे ये दो चीज़ें कंप्लीट हैं, रिकॉर्ड कीपिंग
और मैनेजमेंट, अगर आपने मैनेजमेंट को पॉजिटिवली मेंटेन किया हुआ है तो मेरा मानना ये है, और माहिरीन भी ये कहते हैं कि अगर दो चीज़ें आपके फार्म पे कंप्लीट हैं तो आप एक कामयाब फार्मर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जब बंदा डेयरी फार्म स्टार्ट करता है तो जाहिर बात है जिस चीज़ की अच्छाई होती है उसकी बुराई भी होती है, यानी कि डेयरी फार्मिंग के हवाले से बहुत सारे मसाइल का भी एक फार्मर को सामना करना पड़ता है, तो उनका हल क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? साल साहब, डेयरी फार्मिंग जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे मसाइल तो क्रिएट होंगे। तो डेयरी फार्मिंग के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आपके पास नॉन टेक्निकल बंदा होगा, आपकी मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं गैप होगा, तो उस हवाले से आपके फार्म पे मसाइल क्रिएट होंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि मसाइल पे कंट्रोल तभी किया जा सकता है कि जब आप जानवर फार्म पे इंटर करते हैं तो प्रॉपर उनके टेस्ट होने चाहिए। मैंने आपको ब्रोसीला के हवाले से बताया कि अगर आपने उसका टेस्ट नहीं करवाया तो अगर आपके हार्ट में आके आपके फार्म में वो एनिमल इंटर हो गया है तो उस हवाले से अगर वो पॉजिटिव आया तो आपके बाकी जानवर भी उससे मुतासिर होंगे। तो पहला मसला तो ये होगा, और इसका बेहतरीन हल ये है कि उसका टेस्ट लाजमी करवाएं। टिक फीवर का मैंने आपको बताया है, ये भी मसला है जब आप जानवर अपने फार्म में इन करते हैं तो उस हवाले से भी उसका भी आप टेस्ट लाजमी कराएं। अगर वो पॉजिटिव निकल आता है, आपके हार्ट को में मसला होगा तो ये आपको ज़ाहिर सी बात है मसाइल क्रिएट होंगे। उसका बेटर सोल्यूशन ये है कि आप उनके टेस्ट लाजमी करवाएं। मैंने CMP टेस्ट के मस्टाइटस के हवाले से बताया है, उसको प्रॉपर आपकी टीथ डिपिंग हो रही हो, आफ्टर मिल्किंग आपकी टीथ डिपिंग बाकायदा हो रही हो, और इस हवाले से आपके जो फार्म पे जो जानवर हैं उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन, जो गलघोटू की वैक्सीन है, मुंह खुर की वैक्सीन है, चौड़ेमार की वैक्सीन है, ये प्रॉपर जो वैक्सीन है इसको फॉलो किया जाए। जो डिवर्मिंग के हवाले से अगर बात की जाए, हमारे फार्म लेवल पे ये होता है कि बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है, हम अपने जानवरों की डिवर्मिंग नहीं करवाते, यानी पेट की कीड़ों की दवाई नहीं पिलाते। तो मैं अपने नाज़रीन को ये भी कहना चाहूँगा कि आज वीडियो मैसेज के थ्रू कि अपने जानवरों की डिवर्मिंग पे लाजमी फोकस करें, अपने जानवरों की डिवर्मिंग पे लाजमी फोकस करें, ताकि आपके जानवरों की डिवर्मिंग जो आफ्टर 3 मंथ 3 महीने बाद अपने जानवरों को पेट के कीड़ों की दवाई लाजमी पिलाएं, और उसका जो डिवर्मिंग का जो साल्ट है, जो फार्मूलेशन है, उसे भी चेंज करते रहें, ताकि जानवर के जिस्म में, जानवर के मैदे में, स्टोमिक में जो कीड़े हैं मुख्तलिफ किस्म के जो कि खुराक को खा जाते हैं, ताकि उनका खात्मा हो सके और जानवर की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। तो इस हवाले से जो फार्म में इशूज़ हैं उनका बेटर सोल्यूशन तभी है कि अगर आपके पास आपकी मैनेजमेंट गुड और टेक्निकल बंदे के हाथ है। जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि फार्म पे जानवर रखने पे कितना खर्च आता है एक जानवर पे, और उससे कितना बचाया जा सकता है, इस बारे में नाजरीन को ज़रा बताएं। डेयरी फार्मिंग पे अगर एक जानवर के ऊपर खर्चे की बात की जाए तो इसका अंदाज़ा मैं आपको एक एस्टिमेटेड दे देता हूँ। उसमें ऐसा होता है जब आप किसी फार्म पे जानवर रख रहे होते हैं तो आपके जितना भी एक्सपेंस आता है तो उसके वजह से फार्म का जो 75% होता है जो जानवर से आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो 75% आपके फार्म पे, मैनेजमेंट पे, उसकी फूड एंड अकोमोडेशन पे वो टोटली 75% लग जाता है। तो जो 25% जो बाकी बचता है वो आपको प्रॉफिट की सूरत में बच जाता है पर एनिमल के। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी काफ़ी फार्मर से मुलाकात हुई है, उनका एक ही सवाल था और वो सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ कि पाकिस्तानी ब्रीड और बाहर से मंगवाई गई ब्रीड, इनकी मिल्किंग यानी कि दूध में कितना फ़र्क है? मिसाल सब सवाल आपका बहुत अच्छा है। इस हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी लोकली ब्रीड है उसमें बेशक अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने की सलाहियत है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी जो लोकल ब्रीड है उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, सलाहियत है, वो बहुत कम है। उस हवाले से मैं आपको कह चुका हूँ कि फार्म के एक्सपेंस वो आपके मुकम्मल नहीं होते। तो जो बाहर से ब्रीड इंपोर्ट की जाती है जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और डच है या अमेरिकन ब्रीड है, उनकी 3 टाइम मिल्किंग की जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ब्रीड ही ऐसी है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, चाहे वो डच है, चाहे वो अमेरिकन ब्रीड है, उनकी जो दो मिल्क प्रोडक्शन की जो काबिलियत है वो तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि वो 40+ बाज़ औक़ात तो 60+ तक भी गई है।
जहाँ तक जो बाहर से एनिमल्स इंपोर्ट किए जाते हैं, तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आप अच्छा फार्म चलाना चाहते हैं, अच्छी कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट किए हुए जानवरों पे फोकस करें, ना कि लोकली ब्रीड पे करें। क्योंकि अगर आप लोकली ब्रीड पे फोकस करेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली और फार्म के एक्सपेंस भी पूरे नहीं होने वाले। तो मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से जो मैं 100% मार्क्स देता हूँ, वो जो बाहर से ब्रीड इंपोर्ट की जाती है, ऑस्ट्रेलियन, डच या अमेरिकन ब्रीड, उसको 100% मार्क्स। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरल सा सवाल कि बहुत से फार्मर हैं जो पाकिस्तानी ब्रीड पे डिपेंड करते हैं और काफ़ी जो हैं वो उनके पास इम्पोर्टेड जानवर हैं, तो दोनों की खुराक में कितना फ़र्क होना चाहिए? फ़र्क होना चाहिए या सेम जो है उसको खुराक देनी चाहिए? जानवरों की अगर फूड के ऊपर बात की जाए और साथ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की बात की जाए, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने जानवर से अच्छी मिल्क प्रोडक्शन भी लेनी है और साथ साथ उसके आपने उसकी जानवर की जो सेहत है उसको भी मेंटेन रखना है, तो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे मिल्क प्रोडक्शन की बेहतर पैदावार के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए साइलेज का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो डेयरी राशन में अगर वनडे की बात की जाए, तो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे वनडे का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ ब्रांड बना रही हैं वनडे के हवाले से, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा, श्री फीड के वनडे की अगर बात की जाए तो वेल एंड गुड। उसके रिज़ल्ट के हवाले से बात की जाए, दूध की फ़ैट के हवाले से बात की जाए, तो श्री फीड का जो वंडा है वो अपने जानवरों को लाजमी इस्तेमाल करवाएं। मिनरल्स इस्तेमाल अपने जानवरों को लाजमी करवाएं। गर्मियों के अंदर ग्लूकोज का इस्तेमाल अपने जानवरों को लाजमी करवाएं, ताकि मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ आपके जानवर की जो बॉडी फिटनेस है, वो बॉडी ग्रोथ है, वो भी चलती रहे और आपके जानवरों की जो बॉडी फिटनेस है वो बरकरार रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, खुराक के बारे में आपने बताया कि फूड और साइलेज और वंडा इस्तेमाल किया जाता है। मेरा आपसे सवाल ये है, क्या इनके फ़ायदे के साथ साथ इनके नुकसान भी हैं? अगर हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? फार्मर्स को आगाह कर दें। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे सबसे ज़्यादा साइलेज और वनडे के ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अलावा मिनरल्स वगैरह भी जानवर की खुराक में शामिल होते हैं। साइलेज की बात की जाए, अगर उसके फ़ायदे की बात की जाए, तो फ़ायदे बनना शुरू कर दूँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में अगर आप साइलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी फार्मिंग वेल एंड गुड होती है। लेकिन अगर आपने साइलेज तैयार करते हुए अगर कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, तो फिर आपके फार्म पे थोड़े बहुत मसाइल आ सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ साइलेज इस्तेमाल हो रहा है जिस भी डेयरी फार्म पे, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे, तो वहाँ मीठे सोडे का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। और वनडे के हवाले से बात करूँ तो बहुत से लोगों का कंसेप्ट ये है कि जी गर्मियों में वंडा इस्तेमाल करते हैं, वंडा गर्म बहुत ज़्यादा होता है, जानवर अपार्ट कर जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे, या आपने छोटे लेवल पे फार्मिंग की हुई है, या आपने अपने घर में जानवर रखे हुए हैं, तो जो वनडे का इस्तेमाल है वो 365 दिन किसी भी दिन किया जा सकता है। इसमें कोई भी ऐसे किसी किस्म का अभाम नहीं है कि वंडा गर्म होता है जानवर को नुकसान होगा। ये सब बनी बनाई बातें हैं। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जानवर से बेहतर और ज़्यादा दूध की पैदावार हासिल करने के लिए, अपने जानवर की सेहत को बरकरार रखने के लिए वनडे का इस्तेमाल लाजमी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, कुछ फार्मर हजरात फार्म बनाते हैं, उस पर बहुत सारा पैसा लगाते हैं और ब्रीड भी वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद उनके जो डेयरी फार्म हैं वो नाकाम हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है आपकी नज़र में? मिसाली साहब, मैं आपको शुरू में ये बातें बता दी हैं कि बहुत से लोग कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की तरफ आते हैं, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत वेल एंड गुड शेड तैयार करते हैं, जानवर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो फ्लॉप हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि उसमें दो चीज़ें मेजर होती हैं कि आप के ने नॉन टेक्निकल बंदा रखा हुआ है, टेक्निकल बंदा नहीं रखा हुआ, वो आपके जानवरों को बेहतर तौर पे उनकी फीडिंग नहीं करवा रहा, आपके जानवर जो हैं वो फार्म में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, फार्म की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन इस हवाले से, जानवर तो आपने बाहर से इंपोर्ट कर लिए, लेकिन वो जो जानवर बाहर से इंपोर्ट किया है, जाहिर सी बात है जो उसकी मिल्क प्रोडक्शन है उस हवाले से उसको फूड भी मिलनी चाहिए, उसको वंडा, साइलेज, मिनरल्स
और दूसरी अदर चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें आप दे नहीं पा रहे। इस हवाले से भी आपका फार्म लॉस की तरफ चला जाता है, नुकसान की तरफ चला जाता है। इतना पैसा लगाने के बावजूद आप फार्म बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। नॉन टेक्निकल बंदा आपने रखा हुआ होता है, इस वजह से भी आपका फार्म नुकसान की तरफ चला जाता है। आपकी मिसमैनेजमेंट होती है फार्म पे, इस हवाले से भी आपका फार्म लॉस की तरफ चला जाता है। यानी अलकिस्सा है मुख्तसर, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपके फार्म पे नॉन टेक्निकल बंदा है, आपकी मैनेजमेंट बेहतर नहीं है, आपके जानवर बेहतर नहीं है, आप जानवरों को मिल्क प्रोडक्शन के उसके ईव्स उनको बेहतर फूड नहीं दे पा रहे, उनको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दे पा रहे, तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनकी बिना पर आपका फार्म नुकसान की तरफ जा सकता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा अपने नाजरीन को कि जब कभी भी आप इतना पैसा अपने फार्म पे इन्वेस्ट करें, जानवर बाहर से इंपोर्ट करें, तो टेक्निकल बंदा फार्म पे लाजमी रखें। टेक्निकल बंदा हो, क्वालिफाइड बंदा हो, ताकि वो आपके सारे मसाइल को देख रहा हो, आपके मैनेजमेंट का इशू ना हो, आपकी जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से उनकी फूड का किसी किस्म का इशू ना हो, तो उस हवाले से आप एक कामयाब फार्मर बन सकते हैं अगर आपने इन सब चीज़ों को फॉलो कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको भी पता है, नाजरीन को भी पता है, हमें भी पता है, महंगाई का दौर हो रहा है। महंगाई के इस दौर में फार्मर हजरात इस महंगाई का मुकाबला कैसे कर सकते हैं और फार्मिंग से मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, इस बारे में तफसीलन नाजरीन को बताइएगा। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे मिसाली साहब अगर बात की जाए, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में आज के इस महंगाई के दौर में अगर लाइफ स्टॉक सेक्टर में अगर आपने महंगाई के इस दौर में लाइफ स्टॉक सेक्टर में बेहतरीन तरक्की करनी है, तो मैं बता चुका हूँ आपको कि आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो, जो आप जानवरों से मिल्क प्रोडक्शन ले रहे हैं, वो आज के दौर में तो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं जो आपके फार्म से दूध उठा लेती हैं, वो तकरीबन 60 या 65 पर केजी के हिसाब से आपसे दूध कलेक्ट करती हैं। लेकिन उसका बेहतर आपको सोल्यूशन मैं अपने नाज़रीन को भी बता देता हूँ कि आपका जो फार्म पे मिल्क की जो प्रोडक्शन हो रही है, आप अपना एक मिल्क यूनिट लगाएं। अगर आप किसी अच्छे शहर में रह रहे हैं तो आप अपने शहर के अंदर अपने डेयरी फार्म के से हवाले से आप अपनी एक दूध की एक अच्छी शॉप बनाएं। वहाँ ऐसा होगा कि जब कंपनी को आप 60 या 65 पर केजी जो दूध दे रहे हैं, वही आप अपनी शॉप पे जाके 75 प्लस पर केजी के हवाले से आप वो दूध अपना सेल आउट कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपनी जो हीफर्स हैं उनको प्रेग्नेंट करें, और हीफर्स को प्रेग्नेंट करें और उनको सेल आउट करें। और जो आपके पास काव्स हैं, जो बछड़े हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ अमल में लेकर आएँ और उनको सेल आउट करें, उसका प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड हो। तो इस महंगाई के दौर में मेरे हवाले से अगर इन चीज़ों को फॉलो कर लिया जाए तो डेयरी फार्मिंग को इस महंगाई के दौर में एक कामयाब बिजनेस बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन और मैं अर्रहमान डेयरी फार्म डॉक्टर हिज़्बुल्लाह खान तलीम साहब के फार्म पे एज ए फार्म मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ NKK एनिमल टीवी चैनल को, वो हमारे इधर फार्म पे आए, हमारा फार्म विज़िट किया और हमारा जो है टोटल इंट्रोडक्शन हमारा किया और हमारी जो है इधर तमाम की खसूसियात जो है वो लोगों तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपने चैनल की टीम की तरफ से डॉक्टर हिज़्बुल्लाह तरीन साहब का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया, उनके यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें भरपूर ताउन किया और यहाँ पे हमें विज़िट करने का मौका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी टीम अरकान का जो आज सारा दिन इस गर्मी में मेरे साथ रहे हैं, डॉक्टर सैयद वसीम शाह बुखारी साहब और शेख आमिर हयात साहब, आपका बहुत बहुत। इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकॉन भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचें।